मेरा नाम जय आहूजा है और मैं जयपुर में रहता हूँ। कुछ 10 वर्षों से लगातार पाकिस्तान से जो परिवार भारत में शरण लेने के लिए आते हैं, माइनॉरिटी ऑफ पाकिस्तान या वहाँ के अल्पसंख्यक जो भारत आते हैं, उन लोगों के पुनर्वास के लिए हम लोग 10 साल से काम कर रहे हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में बहुत जटिल परिस्थितियों का हम लोगों को भी सामना करना पड़ता है। हम लोग लगातार उनके वीज़ा के एक्सटेंशन के लिए काम करते हैं। उनको पाकिस्तान से निकलने के लिए भी हम लोग काफ़ी सहायता करते हैं। किसी भी व्यक्ति का भारत आने के लिए जो सबसे पहले उसके मन में विचार आता है, तो वो अपने किसी न किसी रिश्तेदार, पारिवारिक मित्र को भारत में कहता है कि मुझे पाकिस्तान से निकलना है। और उनके लिए एक स्पॉन्सरशिप का पूरा डॉक्यूमेंट रेडी होता है, जिस डॉक्यूमेंट को हम लोग तैयार करते हैं। और वो डॉक्यूमेंट तैयार करके यहाँ से स्पॉन्सरशिप या गारंटी के कागज़ पाकिस्तान भेजे जाते हैं। वो लोग पाकिस्तान जा कर के पाकिस्तान में कागज़ मिलने के बाद में वहाँ के भारतीय दूतावास में जा कर के और अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं उस गारंटी के डॉक्यूमेंट के साथ। और फिर एक बड़ी जटिल प्रक्रिया के बाद 5-6 महीने बाद में उनको वीज़ा मिलता है। जब वो भारत आते हैं तो हम भारत आते ही सबसे पहले उनका यहाँ जिस भी शहर में उनको रहना है, हमारी टीम उनकी सहायता करके उस शहर के सीआईडी के ऑफिस में, पुलिस में उनका रजिस्ट्रेशन करवाती है। और उनके रजिस्ट्रेशन के बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और उनका लॉन्ग टर्म वीज़ा में कन्वर्जन हो जाए। उनका जो विज़िट वीज़ा है, जो सिर्फ यात्रा का वीज़ा है, उसका हम स्थायीवास वीज़ा में कन्वर्जन करवाने के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं। सरकार से उनके लिए शरण मांगते हैं और तय प्रक्रिया के तहत कुछ समय लगता है और उनको शरण मिलती है। इसके साथ साथ जब वो परिवार के साथ आते हैं तो उनके बच्चों का भी एडमिशन कराना होता है, उनके रोजगार की भी व्यवस्था करनी होती है। और इसमें सबसे बड़ी परेशानी का विषय ये होता है कि आने वाले लोगों में से 90% जो लोग हैं वो बहुत ही निर्धन दलित हिंदू समाज के लोग हैं, जिसमें मेघवाल हैं, बागड़ी हैं, कोली समाज के लोग हैं और हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं, हमारे जाटव समाज के लोग हैं। और इस प्रकार से जो दलित समाज है उनकी संख्या बहुत अधिक है। साथ में भील समाज के लोग भी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, जिनको हम शेड्यूल्ड ट्राइब या आदिवासी समाज से बोलते हैं। आप यदि जोधपुर में किसी को जानते होंगे तो वहाँ पे भील, मेघवाल, इन समाजों की बहुत सारी बस्तियाँ हैं। बागड़ी समाज, कोली समाज, ये सब लोग आपको मिलेंगे पाकिस्तान से विस्थापित। तो इनका पुनर्वास एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, जिसमें सरकारों का सहयोग इसलिए नहीं मिलता क्योंकि सरकारों की सारी योजनाएं और उनका जो केंद्र है वो भारतीय नागरिकों के इर्द गिर्द है। और ये चूंकि पाकिस्तान के नागरिक होते हैं, इनका पासपोर्ट पाकिस्तानी होता है, इनकी पहचान पाकिस्तानी होती है, इसलिए इनको कोई सुविधाएं नहीं मिलती। तो इनके लिए जितना भी प्रयास है वो आप जैसे, हम जैसे लोगों की सहायता से हमें अपने स्तर पे ही करना पड़ता है। और हमारी संस्था निमित्तकम की पूरी टीम काम करती है। डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू और मैंने मिलकर के इस संस्था का गठन किया कुछ वर्षों पहले। और जोधपुर और जयपुर 2 जगह हमारे फिजिकल ऑफिसेज हैं। बाकी जहाँ पे भी हमारे साथी हैं वो सब वर्चुअल ऑफिसेज की तरह वहाँ पे काम करते हैं। और हम लोग बहुत जल्दी अहमदाबाद में भी, यानी कर्णावती में भी ऑपरेशनल हो जाएंगे। जैसलमेर में भी हमारी एक टीम काम कर रही है। तो ये हमारा काम करने का थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना ज़रूरी था, जिससे आप समझ सके कि हम किस विषय पे बात कर रहे हैं। इस 10 साल की यात्रा में पाकिस्तान की लगभग हर तहसील, वहाँ के हर ज़िले में वहाँ की जो हिंदू पंचायतें हैं, वहाँ की जो संस्थाएं हैं, उनके सदर यानी अध्यक्ष और उनके महामंत्री जो हैं, उन सब लोगों से मेरा व्यक्तिगत संपर्क हो गया है। पाकिस्तान हिंदू पंचायत, पाकिस्तान हिंदू फाउंडेशन, इस प्रकार की जितनी भी संस्थाएं हैं उन सब से मेरा निजी संपर्क है। वर्तमान परिस्थितियों से पहले पिछले 70 साल में जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं और किस तरीके से एथनिक क्लींजिंग हो गई है या सांस्कृतिक नरसंहार अल्पसंख्यकों का हो गया है, उस पर ज़्यादा बात करने का अब इसलिए फ़ायदा नहीं है क्योंकि इतने साल से आप लोग लगातार उनके बारे में मीडिया रिपोर्ट्स देख रहे हैं, हम जैसे लोगों को काम करते हुए देख रहे हैं। और सीए आने के बाद में एक बड़ा काम ये हुआ है कि पाकिस्तान में भी हिंदू हैं, उन बेचारों के 25-30 लाख हिंदुओं के सिर गिनती में आ गए हैं, वरना तो वो इस दुनिया की गिनती से ही बाहर हो गए थे।
सितंबर 2018 में किसी तरीके से प्रयास करके हमारे फाउंडर डॉक्टर ओमेन रत्नू जी अमेरिका में थे और उन्होंने अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के अधिकारियों से समय लिया और उनको अल्पसंख्यकों पे होने वाले अत्याचारों के बारे में पूरे दस्तावेजी प्रमाण हम लोगों ने संभलवाए। और उसके अलावा सरकारी स्तर पे भी काफ़ी प्रयास हो रहे थे। उसका ये नतीजा आया कि जनवरी 2019 में अमेरिका ने पाकिस्तान की बहुत बड़ी मदद को कम किया, कट किया उनकी एड को, और पाकिस्तान को रिलीजियस माइनॉरिटी एट्रोसिटी की वॉच लिस्ट पे डाल दिया कि पाकिस्तान ऐसा देश है जहाँ पे अल्पसंख्यकों पर घोर अत्याचार होता है और इस बात को देखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से जो लगातार इस विषय पे जन जागरण का काम हम जैसे लोग करते रहे, तो मई 2019 में यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक सामूहिक प्रस्ताव पास किया और पाकिस्तान की इस बात के लिए निंदा की कि पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के ऊपर जबरदस्त अत्याचार हो रहा है। कई तरीके के विषय दुनिया के हर देश में होते हैं, लेकिन कोई भी देश जब आपदा के समय या महामारी के दौर से गुजर रहा होता है तो वहाँ पे जाति धर्म का भेद समाप्त हो जाता है और सरकारों का काम है कि उनके लिए उनका हर नागरिक बराबर हो। जैसा कि भारत में भी हम देखते हैं कि हर नागरिक की पीड़ा को सरकारें सेटल कर रही हैं और इतनी बड़ी आपदा के दौर में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आपस में सारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस, राजनीतिक स्वार्थ और अपनी राजनीतिक आइडियोलॉजी को छोड़ करके एक साथ मिलकर बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। इसीलिए भारत में अभी तक कोरोना का प्रभाव उतना नहीं है जितनी बड़ी हमारी जनसंख्या है, लेकिन पाकिस्तान में इसका बिल्कुल उलट है। पाकिस्तान की स्थिति ये है कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो हैं अल्पसंख्यक, उनको मदद इसलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि वो लोग पूरी तरह से साफ उनको बोल रहे हैं कि जो जकात यानी धार्मिक रूप से जो चंदा इकट्ठा होता है, जकात का पैसा किसी भी नॉन मुस्लिम पे खर्च नहीं किया जा सकता, ऐसा उनको साफ बोला जा रहा है। 27 भील परिवारों ने पंजाब के सादिकाबाद में धर्म परिवर्तन कर लिया है और उसकी शर्त ये रखी गई कि ये 16 अप्रैल की घटना है। उसकी शर्त ये रखी गई कि इन 27 के 27 भील परिवारों को ये कह दिया गया कि यदि आप कन्वर्ट हो जाएंगे तो हम आपको राशन देंगे। ऐसी बहुत घटनाएं हैं, कई क्रिश्चियन परिवार, महिलाएं, बच्चे कन्वर्ट हुए, कई हिंदू परिवार कन्वर्ट हुए। तो इसके पीछे एक ही बात कही जा रही है कि अगर आपको हमसे लाभ चाहिए, हमसे फ़ायदा चाहिए, तो आप धर्म परिवर्तन करके कलमा पढ़ लें और इस्लाम कबूल कर लें। भूखा मरने वाला व्यक्ति क्या करेगा, मरता ना क्या करता। वो लोग लॉकडाउन में बाहर भी नहीं जा सकते, अपनी रोजी रोटी भी खुद नहीं कमा सकते, सरकारें उनकी परिस्थिति पर कोई संज्ञान ले नहीं रही हैं, चाहे वहाँ की सिंध की, पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट्स हो या वहाँ की जो सेंट्रल इमरान खान की सरकार हो। और इस सब के ऊपर आंख बंद करके एक मूक सहमति भी है, क्योंकि बार बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आप देखेंगे तो वो कहते हैं कि हमें रियासत मदीना बनाना है। रियासत मदीना क्या है? रियासत मदीना का कंसेप्ट ये है कि पैगंबर साहब के समय में मदीना जो है वो ऐसा शहर बना था पहला, जहाँ पे सभी लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। आज से 1400 वर्ष पूर्व क्या परिस्थितियाँ थी, कैसी परिस्थितियाँ थी और किन परिस्थितियों में लोगों ने उनकी बात को माना, ये विवाद और चर्चा का विषय नहीं है अभी। लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि रियासत मदीना का बार बार मैसेज दे करके इमरान खान अपनी रियाया को, अपने आउटफिट्स को, उनके जितने भी रेडिकल आइडियोलॉजी पे काम करने वाले पीरजान सरंदी और बरचंडी शरीफ के जो मेन चिश्ती हैं, मियाँ असलम मिट्ठू, ये सब लोगों को वो सीधा मैसेज देते हैं कि आप कन्वर्जन कीजिए, हमें रियासत मदीना बनाना है। पाकिस्तान में काफिर या नॉन बिलीवर ऑफ इस्लाम या नॉन मुस्लिम्स की कोई जगह नहीं है। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का संदेश उनकी जनता को और उनके जितने भी आउटफिट्स हैं उनको सीधा है। ऐसा नहीं है कि इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसकी रेजिस्टेंस हिंदू समाज भी लगातार करता है। इसके अलावा वहाँ पे सिविल सोसाइटी में एक बहुत प्यारे पत्रकार हुए हैं असद चांदियो, खुद मुस्लिम हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त मुहिम चलाई पाकिस्तान के हिंदुओं को बचाने के लिए। वो बेचारे असद खुद अभी शरण लेकर के शेल्टर सीकर बन के अमेरिका में बैठे हुए हैं। तो वहाँ जो भी सिविल सोसाइटी का नुमाइंदा मदद करने की कोशिश करता है अल्पसंख्यकों की, उसके ऊपर सबसे पहले आईएसआई, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की सरकार की गाज गिरती है और उन लोगों को या तो देश छोड़ना पड़ता है या फिर वो लोग प्रताड़ित करके मार दिए जाते हैं।
तो इस तरीके की सोसाइटी में वहाँ के लोगों का जो जीवन है वो चल रहा है और उनकी परिस्थितियाँ बेहद ख़राब हैं। बच्चों को अभी जिंदा जला दिया गया एक परिवार के, क्योंकि उस परिवार के मुखिया ने अपने जागीरदार से लॉकडाउन के दौर में आटा खरीदने के लिए अपनी मेहनताना मांग लिया था, और ये मेहनताने के जवाब में, और आमने सामने होकर मेहनताना मांगा, इसके जवाब में उनके सारे घर जला दिए गए और उनके 3 बच्चे जिंदा जला दिए गए। एक महिला ने जहर खा लिया क्योंकि घर में खाने को कुछ था नहीं, उसको लगा कि एक व्यक्ति का खाना तो बचेगा अगर मैं मर जाऊंगी। तो इस तरीके की परिस्थितियों में वहाँ का हिंदू रहने के लिए मजबूर है, वहाँ का सिख रहने के लिए मजबूर है। जिस करतारपुर कॉरिडोर का पूरे पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में ढोल पीट पीट करके बजा बजा पर करके उसकी मार्केटिंग कर रहा है, वहीं करतारपुर कॉरिडोर के मुख्य ग्रंथी की बेटी को उठा लिया गया था कुछ दिन पहले, और बड़ी मुश्किल से उस बच्ची को 1-2 दिन के लिए वापस लाया गया। लेकिन अभी तत्काल सूचना ये है कि वो बच्ची कुल मिला के वापस उन सांस्कृतिक जिहादियों के हाथ में जा चुकी है और अब उसके वापस आने का कोई चांस नहीं है। इस परिस्थिति में भी रोज 4 बच्चियां पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की 7-8 बच्चियां, जिसमें सिर्फ हिंदू 4 बच्चियां उठा ली जाती हैं और वो कभी लौट के नहीं आती। 8 साल से 12 साल की बच्चियां हैं। आप उन पिताओं की वेदना को समझ सकते हैं जिनकी बच्चियों को उनके घर से गन पॉइंट पे उठा लिया जाता है और उनसे कई गुना बड़े लोगों से उनकी उसी दिन निकाह पढ़वा दिया जाता है और बाद में उन बच्चियों को बेच भी दिया जाता है गल्फ में ले जाके। इस तरीके से वहाँ पे रोज़ अत्याचार होता है, रोज़ प्रताड़ना होती है, और इन प्रताड़नाओं के ऊपर पूरी दुनिया चुप है। हमारा इस बात को समझने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी, माननीय अमित शाह जी का बहुत बहुत हृदय से आभार है। हम लोग 10 साल से सीएए की डिमांड कर रहे थे, और सीएए कुछ ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया ये कह दी है कि ये किसी जाति या धर्म के विरुद्ध है। 1955 के कानून में सेक्शन 51A में पाकिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों के लिए भारत में रहने की जगह और भारत में उनकी शरण के लिए स्थान रहेगा, और भारत में उनको अर्ली सिटीजनशिप प्राथमिकता पे नागरिकता मिलेगी, ऐसा पहले से तय प्रावधान था। उस प्रावधान में एक परेशानी थी कि ये लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जिनके माता पिता का जन्म 1947 से पहले हुआ है या फिर उनका स्वयं का जन्म 1947 से पहले हुआ है। हमारी भारत सरकार से मांग थी कि अब 3 पीढ़ियां 4 पीढ़ियां बीत चुकी हैं, अब ऐसे बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर आ रहे हैं पीड़ित होकर के, जिनके माता पिता का जन्म 1947 के बाद हुआ है, तो उनको 12 साल तक यदि रुकना पड़ेगा तो उनके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, उनका भविष्य खराब हो जाएगा। तो आप कृपा करके 1947 वाली शर्त को हटा करके इस पुराने कानून में संशोधन कर दीजिए। तो माननीय भारत सरकार ने उस 1947 वाले प्रावधान को हटा दिया और 7 वर्ष से समय 5 वर्ष कर दिया। तो जो पहले से प्रावधान था नेहरू जी की सरकार के द्वारा लाया हुआ, उसमें ही ये एक प्रावधान चेंज किया गया है। इसलिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी जाति वर्ग के विशेष के खिलाफ है। अफगानिस्तान इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि अफगानिस्तान में भी जो लोग थे उनका भी भविष्य उस समय के नीति निर्माताओं को लग रहा था कि उज्जवल नहीं है, और वो भी इस्लामिक रिपब्लिक अफगानिस्तान में खुश नहीं रह पाएंगे, इसलिए उनके लिए भी एक डोर ओपनिंग खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी जी के कहने से रखी गई थी। वरना यह कानून सिर्फ पाकिस्तान यानी अनडिवाइडेड इंडिया के सिटीजन्स के पक्ष में ही बनाया गया था 1955 में, और उसी आधार पे हमने पिछले 2.5 सालों में लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों को, हिंदुओं को और सिखों को भारत की नागरिकता निमित्तकम संस्था और राजस्थान सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से दिलवाई है, और हम लगातार इसके लिए काम करते चले आ रहे हैं। और अब मेरा आपसे ये निवेदन है कि मुझे जो कहना था वो काफ़ी कुछ लगता है कि मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया है। अब आप लोग अगर कुछ पूछना चाहें, कोई डिस्कशन, कोई प्रश्न आपका हो, तो मैं प्रश्नों को ले लेता हूं और आपके एक एक प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करूंगा अगले 10 मिनट में। रौनक जी कह रहे हैं, अवर कोर्स ऑफ टाइम नंबर ऑफ केसेस ऑफ वायलेंस, ब्रूटलिटी एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन गॉट रजिस्टर्ड एट डिफरेंट लेवल्स बट नो प्रॉम्प्ट एक्शन was ever taken when it come to these section of minorities। रौनक जी, वहाँ पे ब्लैकआउट है पूरा का पूरा, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लैकआउट है, वहाँ पे पुलिस ब्लैकआउट है, वहाँ पे जुडिशियल ब्लैकआउट है, और मीडिया में भी जिन लोगों ने इस पे बात करने की कोशिश की
उन लोगों को भी देश छोड़ना पड़ा या फिर मार दिया गया। तो वहाँ पे मीडिया भी फ्री नहीं है इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए। पूरा का पूरा एक रेडिकल सिस्टम है। देखिए रौनक जी, ये फर्क समझना पड़ेगा कि भारत जैसे देशों के पास अपनी आर्मी होती है, लेकिन पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में एक आर्मी के पास में एक देश बंधक है। द होल कंट्री हॉस्टेज इन हैंड ऑफ रेडिकल आर्मी, जिसका रेडिकलाइजेशन का काम बहुत सक्सेसफुली किया जिया उल हक, जो वहाँ पे डिक्टेटर हुए उन्होंने, और पूरी आर्मी को रेडिकलाइज कर दिया। इसलिए अब वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वी हैव नो होप्स। इंटरनेशनल बिरादरी में अगर बात उठाने की है तो रौनक जी, आप जैसे हम जैसे लोगों के प्रयासों से यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, यूएन तक ये बातें गई हैं और अब उस पर बात भी होने लगी है। प्रभास जी, हम लोग नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रयास कर रहे हैं, पर आप जैसे सब भाइयों के जुड़े बिना ये बात और बड़ी नहीं हो सकती है। और हम सब लोगों को एक दूसरे का हाथ थाम करके, अभी तो खैर सोशल डिस्टेंसिंग का समय है, पर इस विषय पे एक दूसरे का हाथ थाम करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और इस अमानवीय और इस बर्बर तौर तरीके से जो पाकिस्तान में बिहेवियर होता है, उस पर हमको खुल के बात करनी पड़ेगी। कुशल जी, समस्या का समाधान यही है कि हम जैसी छोटी छोटी संस्थाएं लगभग 500 हिंदुओं को हर महीने स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट भेज के उनके लीगल प्रोसेस पूरे करवा के निकाल रही हैं। भारत सरकार को कोई बड़ा पॉलिसी डिसीजन लेना पड़ेगा। भारत सरकार से हमारा आग्रह है कि नंबर ऑफ वीजास को बढ़ाया जाए, कम से कम 10,000 वीजा पर मंथ वहां से आने वाले माइनॉरिटीज को दिए जाएं, तब जाकर के कुछ इनकी जान बचाने की व्यवस्था हो सकती है। प्रमीत जी, हम लोग भारत में रह करके काम कर रहे हैं। भारत में लगभग हमारी संस्था से 37,000 विस्थापित सीधे जुड़े हुए हैं। 2,000 से ज़्यादा लोगों की नागरिकता हमने पिछले 2.5 सालों में करवाई है। बहुत सारे लोगों को वीज़ा रेगुलराइज करवाए, एक्सटेंड करवाए। और सीए को लेकर के हम लोग लगातार पिछले 10 साल से काम कर रहे थे। तो ईश्वर की, इन लोगों की, भगवान कृष्ण की इनके ऊपर कृपा हुई है, और अब सीए का कानून आने के बाद इनकी नागरिकता बहुत जल्दी और त्वरित और सरल तरीके से हो पाएगी। और आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहें तो। रौनक जी, मेजर फॉल्ट आप ये कह रहे हैं कि दिस परसेंटेज इज ड्यू टू, एक सेकेंड, ड्यू टू हाँ, ये बात ठीक है आपकी रौनक जी। बड़ी बड़ी संख्या में फोर्स कन्वर्जन हुआ है वहां पर। वहां पे देखिए 3 तरीके से ही जो आबादी घटी है उसके 3 कारण हैं। एक कारण है माइग्रेशन, जो कि बहुत कम है। सबसे बड़ा माइग्रेशन 1971 के युद्ध में भारतीय आर्मी 55 किलोमीटर बाड़मेर के रास्ते से अंदर छाछरों तक चली गई थी, और 93,000 लोग पैदल चल के भारतीय आर्मी की शरण में लेकर के आ गए थे। तो सबसे बड़ा माइग्रेशन आज तक यही है। उसके बावजूद भी वेस्ट पाकिस्तान की 16.7% पॉपुलेशन जो थी, वहां पे हिंदू पॉपुलेशन वो 1.7% रह गई है। तो फोर्सिबल कन्वर्जन बहुत बड़ा कारण है। आप देखिए ना, वो लोग मौका नहीं चूकते। राशन नहीं है और निर्धन हिंदू घर के बाहर कमाने नहीं जा सकता, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, जो इतने सालों से किसी तरीके से रेजिस्ट कर रहे थे, आखिर में भूख के सामने उनको हथियार डालने पड़ रहे हैं, और परिवार के परिवारों को कन्वर्ट किया जा रहा है, कलमा पढ़वाया जा रहा है। रेजिस्टेंस की भी आखिर कोई लिमिट होती है। तो ये बात आपकी ठीक है कि फोर्स कन्वर्जन एक बहुत बड़ा कारण है, और वो लोग कोई मौका मुल्ला मौलाना नहीं छोड़ते हैं फोर्सबली कन्वर्जन करने का, किसी भी तरीके का, चाहे बच्चियां उठानी हो, चाहे आपदा के समय राशन के नाम पे उनका कन्वर्जन करना हो। और आप सब लोगों ने इतने धैर्य से सुना, आप सब लोगों ने मेरी बातों को सुना, इतना रेस्पॉन्सिव रहे आप लोग। और इसके अलावा मैं आपको ये और कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के सब्जेक्ट में आप लोगों से एक मेरी गुजारिश है, वहाँ पे रोज आए दिन अमानवीय घटनाएं होती हैं। जब भी आप सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया में इन बातों को देखें, वहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ होने वाली घटनाओं को, तो उनको खुल के शेयर करें, उनको खुल करके उस पर लिखें, खुल करके उस पर बात करें। और कम से कम इतना तो हम करें कि हम यहाँ शांत ना बैठ करके उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाकर के भी बात करें। जैसे भारत में होने वाली छोटी छोटी घटनाओं को कितना बढ़ा चढ़ा करके पाकिस्तान के लोग भारत के सोशल मीडिया में आकर के
पूरा इंटरफेयर करते हैं। कम से कम हम वहाँ पे होने वाले अत्याचारों के पक्ष में वहाँ जा कर के सीधे मैदान में उनके साथ में बात करें और उनको कहें, और अपना डेटा, अपने स्टैटिक्स को बहुत स्ट्रांग रखें। हमारे पास बात करने के लिए तर्क नहीं होंगे तो हमारा कोई बात सुनने वाला होगा नहीं दुनिया में, ये हमको समझना पड़ेगा। ये सब बातें हमको समझनी पड़ेंगी, इसके बिना कोई तरीका है नहीं हमारे पास में आगे बढ़ने का। समीर जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मानवता के दुश्मन हैं ये लोग और धरती पर बोझ हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जब हमारे सामने जो उपलब्ध विकल्प हैं उनके साथ में हमको काम करना पड़ेगा और हमारी आवाज़ को और बड़ा करना पड़ेगा और हमको अपनी बात और खुल के कहना सीखना पड़ेगा। हाइड एंड सीक का जो हम लोगों का नेचर है, कोई बात होती है हम उस समय सेंसिटाइज होते हैं और फिर अपने घरों में चुपचाप बैठ जाते हैं। ऐसे नहीं चलेगा भाई, हमको बहुत इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। और सीएए बहुत बड़ा हल है इस समस्या का। अभिषेक जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सीएए के लिए हम जैसे लोगों ने 10 साल लगातार साधना की है। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, सीएए है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये कुछ नया नहीं है। पुराने एक्ट में समयानुकूल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, बहुत सारे कानूनों में हो गई हैं जिनको समय के साथ आकर के बदलना पड़ता है। इसी तरीके का एक प्रयास ये भारत सरकार से हमारे निवेदन पे किया गया है कि पुराने एक्ट में भी पाकिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान था, पर उसकी टाइम लिमिट जो थी 1947 से पहले वाली, वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। और इसकी सर्वाधिक जो परेशानी थी वो दलित और ट्राइबल हिंदुओं को थी। आप कभी जोधपुर जयपुर आकर के हजारों की संख्या में रह रहे भील, मेघवाल, कोली, बागड़ी हमारे समाज के इन भाई बहनों से मिल सकते हैं। मेरी संस्था में काम करने वाले लोग भी सारे यही हैं, और समाज के लोग हैं, भील हैं, कोली हैं, मेघवाल हैं, ये सब बड़ी संख्या में हमारे साथ काम कर रहे हैं मेरे भाई बहन, और बहुत हिम्मत वाले लोग हैं। और इतनी परेशानियां उठा करके भी इन लोगों ने अपने आप गिव अप नहीं किया और ज़्यादा कठिन मार्ग चुना। हम अगर किसी को बोलें कि मोहल्ला छोड़ दो अपना, तो आपसे अपनी कॉलोनी नहीं छूटती है। कोई अपना देश छोड़ के अपने बच्चों को लेके बचा के आ रहा है, तो आप समझिए कि ये कितना बड़ा साहस का काम है। उनके लिए आसान विकल्प था, वो उन मुल्ला मौलानाओं के सामने सरेंडर कर देते और कलमा पढ़ लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने अपनी आस्थाओं को और अपनी मान्यताओं को बचाने के लिए माइग्रेट करना ज़्यादा उचित समझा। और एक बहुत बड़ी बैटल जो भारत में आने के बाद उनको लीगल बैटल लड़नी पड़ती है, उस बैटल के लिए वो यहाँ पे आ गए और हम जैसे लोग उनके साथ में 24 घंटे 365 दिन खड़े हैं। मेरा जीवन इसी काम को समर्पित है। जब तक मैं हूँ तब तक मैं ये काम करता रहूँगा, ऐसा मैंने प्रण किया हुआ है। दिलीप जी, हम लोग वायलेंट लोग नहीं हैं, हम लोग गोरिल्ला वार जैसे पर्पस पे नहीं जा सकते। हम लोगों को अपना काम अपने बुद्धिजीविक रूप से करते रहना पड़ेगा। राजेश गुप्ता जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली स्पॉन्सरशिप देने के लिए क्या होता है, भारत के नागरिक की आवश्यकता होती है। हम जन जागरण का बहुत प्रयास कर रहे हैं राजेश जी, और स्पॉन्सरशिप के इन दिनों डॉक्यूमेंट ज़्यादा तैयार हो रहे हैं। पर हम एक छोटी सी संस्था है, 2-3 स्टेशंस पर काम करते हैं, तो हमारी एक अपनी रीच करने की लिमिट है। उससे भी बड़ी समस्या ये है राजेश जी की 2000 वीज़ा पर मंथ मिलते हैं, जिसमें से सिर्फ 200 वीज़ा पर मंथ दिए जाते हैं विजिट वीज़ा, जो कन्वर्टेबल हैं स्टे वीज़ा में। तो ये पॉलिसी इशू है बहुत बड़ा। भारत सरकार जब तक इस पॉलिसी को चेंज नहीं करेगी, और ये बायलैटरल है, पाकिस्तान से भी 200 वीज़ा भारत आने के लिए मिलते हैं और भारत से पाकिस्तान जाने के लिए भी 200 वीज़ा मिलते हैं। पर पाकिस्तान जैसे देश के साथ हम बायलैटरल अफेयर्स को निभाएं, ये कहीं जरूरी नहीं है। भारत सरकार अगर चाहे विलफुली तो पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं को अधिक वीज़ा दे सकती है और उनको वहाँ से निकलने का अवसर दे सकती है। तो सबसे पहली लड़ाई तो ये है कि नंबर ऑफ वीज़ा एस्केलेट किए जाए। स्पॉन्सर्स की कोई कमी नहीं है, स्पॉन्सरशिप देने वाले बहुत लोग हैं। स्पॉन्सरशिप देकर के उनको यहाँ लाने के लिए और संभालने के लिए सारा समाज खड़ा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि स्पॉन्सरशिप या उनको यहाँ लाना इतनी बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्स बात है वीज़ा। जी राजेश जी। राजीव जी, वंदे मातरम। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतने धैर्य से मेरी बात को सुना, और हर उस पिता की ओर से
जिसकी बच्ची उसके हाथों से छीन ली गई, जिसकी 8 साल 9 साल 10 साल की बच्ची को किडनैप कर लिया गया, सेम डे सांस्कृतिक जिहादियों द्वारा कन्वर्ट कर दिया गया और एक पूरे परिवार को जीते जी जिंदा मार दिया गया। मैं हमेशा कहता हूँ कि बंदूक वाले जिहादी तो आएंगे और एक गोली मारेंगे और अब आप इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन सांस्कृतिक जिहादी एक पिता को, एक माँ को, एक भाई को, एक बहन को जिसको उठा के ले जाते हैं, उनकी बच्ची को, उनको जीते जी मार देते हैं। उसके बाद उनका पूरा जीवन एक मशीन की तरह रह जाता है। ऐसे बहुत सारे पिताओं को मैं जानता हूँ। आप सब ने मेरी इन बातों को धैर्य से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन सारे पिताओं की ओर से आप सभी को प्रणाम है, आप सभी को नमन है, क्योंकि आपने उन पिताओं की वेदना को सुना। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं उन पिताओं की वेदना, उन माताओं की वेदना आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो वेदनाएं वो लोग बर्दाश्त करते हैं उनकी बच्चियां उठने के बाद में, आप और हम जब आज यहाँ पर बैठ कर के भारत में बात कर रहे हैं, इस दिन भी, इस कोरोना काल में भी हमारी 4-5 बच्चियां आज उठा ली जाएंगी। यही सबसे बड़ा प्रश्न है हमारे सामने। और भारत के दलित समाज और भारत के ट्राइबल समाज से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है कि आप आगे बढ़ कर के सभी लोग हमारे साथ जुटें, उन लोगों को वहाँ से निकालने में हमारी मदद करें। वहाँ का ट्राइबल और वहाँ का दलित हिंदू जो है वो बॉन्डेड लेबर है बड़े बड़े जागीरदारों के यहाँ पे, और उन बॉन्डेड लेबर्स या जो वो बंधुआ मजदूर हमारे भाई बहन हैं, उनको कैसे वहाँ से बचाया जाए, इस पर आप सब लोगों की सहायता की हमें आवश्यकता है। और आप सब लोग जब तक हमारी सहायता नहीं करेंगे तब तक भारत में उनका आना संभव आसानी से हो नहीं पाएगा। आप सब लोग मिलकर के इस आवाज़ को बड़ा कीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।